नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं पीएससी मंत्रा पर ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक जिन छात्रों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको क्लासेस जो हैं नियमित रूप से मिलती रहें। कुछ व्यक्तिगत कारण थे, मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वजह से मैं क्लास लेने में थोड़ा सा असमर्थ था, लेकिन कोशिश की जाएगी कि क्लासेस जो हैं यथावत चलती रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बेहतरीन कोट्स के साथ में, कभी हार न मानने की आदत थी, कभी हार न मानने की आपकी आदत थी, एक दिन आपकी जीत का कारण बनती है। बहुत बेहतरीन कोट्स है ये। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट क्लासेस में जो हम लोगों ने प्रश्न किया था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो रही फिशिंग कैट की खोज हुई है। फिशिंग कैट की खोज की बात की जा रही है। यहां पर ये विलुप्त हो रही थी, ये प्रजाति किसकी थी? फिशिंग कैट की, जो कि अब यहां पर मिल चुकी है। चलिए किस राष्ट्रीय उद्यान में मिली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बाघों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में मछली का शिकार करने वाली बिल्ली फिशिंग कैट, ये ऐसी मछली है जो जल से मछलियों को निकाल करके उनका भक्षण करती है, मीन्स उनको खाती है। ठीक है, उसको भी यहाँ पर देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व में। ज्ञातव्य है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 की अनुसूची 1 के तहत फिशिंग कैट का क्या करना फिशिंग कैट का शिकार प्रतिबंधित किया जा चुका है। किसमें? 1972 की अनुसूची 1 में। इसके तहत फिशिंग कैट पर प्रतिबंध लगाया गया है कि इसका शिकार वर्जित है तथा इसे लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, बात हो चुकी है। फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। क्या है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में? तो देख लेते हैं कहां पर है ये। पन्ना छतरपुर में। सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1981 में, 1981 में। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 543, 543 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा, रेप्टाइल पार्क इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। चौथा है, इसमें जंगली भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वाधिक जंगली भैंसों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद इसे 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके बारे में बता दूं मैं कि 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला फैक्ट, इसे वर्ष 2016-17 में विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ल्ड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया था। कौन सा किया गया था? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का। केन बेतवा लिंक परियोजना, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल डूब चुका है। ठीक है ना? कितना किलोमीटर? 30 वर्ग किलोमीटर। किस परियोजना के कारण? केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क व जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए है? आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क, जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले अब आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, डिफेक्सपो DEFEXPO डिफेक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है गुजरात, चौथा है मध्य प्रदेश। देखिए डिफेक्सपो का सबसे पहले किस में किया जाएगा? ये है DEFEXPO डिफेक्सपो। इसका कहां पर किया जाएगा? गुजरात में। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? गुजरात में। फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? विजय रूपाणी। नाम क्या है गुजरात के मुख्यमंत्री का? विजय रूपाणी। इन्होंने घोषणा की है कि डिफेक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच में, किस किस के बीच में? रक्षा उत्पादन विभाग, ठीक है ना, और गुजरात सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब एक मसौदा तैयार किया गया, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और हस्ताक्षरित हो गया वो।
इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। कितने देशों की? 100 देशों की। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नाम क्या है? लवलीना बोरगोहेन। ये देख रहे होंगे आप, ये है लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने हाल ही में किस में जीता था? टोक्यो ओलंपिक में। चलिए कांस्य पदक जीता था इन्होंने। इनको किस बात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किस अभियान का? तो वो बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान का। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना असम राज्य के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? सबसे पहले तो ये असम की रहने वाली हैं। दूसरी किस चीज की खिलाड़ी हैं ये? तो खिलाड़ी बता देता हूं भाई मैं, मुक्केबाज हैं ये। चलिए अब देख लेते हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। लवलीना ने 64-69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। 64 से 69 किलोग्राम का भारत वर्ग का इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से अगला प्रश्न, आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? प्रश्न ये है। ये आप देख रहे होंगे, ये है ग्लोब, यहां से वाटर की सप्लाई। अब आ जाते हैं, आप लोगों से प्रश्न है मेरा, ये इंडिया है मान लीजिए। चलिए इंडिया भी थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं। चलिए भाई, ये बन गया हमारा भारत। भारत में देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है फ्री में पानी, मतलब मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य। यहां पर एक छोटा सा राज्य है, क्या नाम है उसका? गोवा। गोवा ऐसा राज्य बन गया है जो अपने नागरिकों को, अपने रहवासियों को मुफ्त में जल उपलब्ध कराएगा। ठीक है, हमने मैपिंग के माध्यम से देख लिया है गोवा कहां पर है। फटाफट से देख लेते हैं अगली इसकी व्याख्या। गोवा सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त में पानी देने की घोषणा की है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इन्होंने कहा है कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को मुफ्त में जल मिलेगा। ठीक है ना। क्या किया है, यहाँ की सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल को कम करने का निर्णय लिया है, जिससे 60% घरों को 0 बिल मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसके साथ ही इसकी व्याख्या खत्म होती है। अब बढ़ लेते हैं हम लोग अगले फैक्ट की ओर। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत किस स्थान पर रहा है? टोक्यो पैरालंपिक की बात हो रही है। पैरालंपिक, पहले ओलंपिक उसके बाद पैरालंपिक। यहां पे बात हो रही है कि भारत कौन से स्थान पर रहा है? 24वें स्थान पर रहा है भाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24वां स्थान। ठीक है, फटाफट से बढ़ लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या की ओर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भारत में 24वें स्थान पर रहते हुए अपने सफर का अंत किया। रियो पैरालंपिक में महज 4 पदक जीतने वाले भारत ने, क्या पदक जीते थे रियो पैरालंपिक में? महज 4 पदक जीतने वाले भारत ने टोक्यो में रिकॉर्ड 19 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, रियो ओलंपिक हुआ था 2018 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें रियो ओलंपिक पैरालंपिक में महज 4 पदक जीते थे और अब 19 पदक अपने नाम कर लिए हैं। यह भारत का पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। बैडमिंटन खिलाड़ियों ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 4 पदक जीते हैं।
ठीक है, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, ब्रॉन्ज, सिल्वर और 2 स्वर्ण मतलब गोल्ड। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? योद्धा बने अभियान किसने शुरू किया है भाई? तो पहला है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है पश्चिम बंगाल। फटाफट से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल राज्य सरकार ने, केरल, ठीक है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। हाल ही में योद्धा बने अभियान का शुरू किया है, योद्धा बने अभियान शुरू किया है। इसकी प्रमुख योजनाओं की तरफ यदि हम ध्यान देते हैं तो केरल राज्य की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? स्वरोजगार ऋण योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम MSC CDP, उद्यमी सहायक योजना ESS और अल्पसंख्यक समुदाय के भलाई योजना। चलिए ये 4 योजनाएं हैं, अभी हाल ही में ये वर्तमान में शुरू की गई हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अमेरिका के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? देखिए इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए थे आपने। इसमें क्या हो रहा है, भारत की तरफ से टैंक या मिसाइल्स ये क्या कर रहे हैं, इसमें भाग ले रही है, ज्यादातर टैंक इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें देख लेते हैं किसने भाग लिया है। अल्जीरिया के साथ में युद्ध अभ्यास हुआ है, कहां पर हुआ है? अमेरिका में। पहले नौसैनिक अभ्यास में किसने लिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ताबर। ठीक है, उत्तर फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS ताबर और अल्जीरियाई नौसेना के पोत एल्जादेर ने हिस्सा लिया है। भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं ने अल्जीरिया के अपतटीय क्षेत्र में पहली बार अभ्यास किया है। इस अभ्यास से दोनों नौसेनाओं को एक दूसरे के द्वारा अपनाए जाने वाले संचालन के विचार को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है ना। क्या होता है, युद्ध अभ्यास जब किसी देश के साथ में हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वहाँ की सामरिक स्थिति समझ में आती है कि उनकी युद्ध की नई नई टेक्निक समझ में आती हैं कि युद्ध किस तरीके से लड़ रहे हैं वो। दूसरा, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। तीसरा, ये भी समझ में आता है कि आपस में दो देशों के बीच में मित्रता का जो संबंध होता है वो बढ़ता है। इस वजह से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बना है? यूनिकॉर्न इकोसिस्टम की बात हो रही है भाई। तो प्रश्न पूछा जा रहा है यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना है दुनिया का तीसरा नंबर का? तो बता देता हूं इसका उत्तर, भारत बना है। ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक रैंक जारी करता है, इसकी यूनिकॉर्न लिस्ट ने 2021 जारी की है। इसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मींस जैसे फोन पे हो गया, जैसे गूगल पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, या इंडिया के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो क्या होता है, एक स्टार्टअप होता है। तो ये स्टार्टअप को क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न लिस्ट के अनुसार ये होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम, यूनिकॉर्न या स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है ना। इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद चीन व दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। ठीक है, भारत में कितने हैं? 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। समझ गए होंगे आप। फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस की मनाने की बात हो रही है। फटाफट से देख लेते हैं। यह मनाया जाता है 4 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। हर वर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। मतलब जो भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के उपायों की दृष्टि से और लोगों को उसके अवेयर करने के लिए, लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं इसकी थीम पर। सबसे महत्वपूर्ण है ये, इसकी थीम को आप लिख लीजिएगा। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स। फॉरेस्ट
एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स। ठीक है, ये उसकी थीम हो जाएगी। थीम या विषय एक ही बात होती है। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है पावर ग्रिड कंपनी ने। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड ने विश्व के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की है, करते हुए प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ये बेस्ट अवार्ड होता है। पावर ग्रिड एक भारतीय स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है। पावर ग्रिड के माध्यम से बिजली बनती है या बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में 23 अक्टूबर को। इसके चेयरमैन कौन है? कंदीकुप्पा श्रीकांत। 1989 में इसकी स्थापना होती है और कंदीकुप्पा श्रीकांत इसके कौन है? चेयरमैन है इस समय वर्तमान में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसका उत्तर देना है आप लोगों को। भारत की नौसेनाओं और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है? मतलब भारत की नौसेनाओं और किस देश की सेनाओं? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, मेघालय, सिंगापुर, अमेरिका और जापान। इन चारों में से सिम्बेक्स अभ्यास भारत के साथ में किस देश के साथ में हुआ है? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। अधिक से अधिक संख्या में कमेंट किया करें, बताया करें कौन सा देश है। इससे क्या होता है, जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ की, गूगल पे सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, दूसरी हमारी जानने की शक्ति बहुत बढ़ती है। ठीक है, इससे IQ लेवल भी बढ़ता है। तो हम लोग इसका उत्तर जल्दी से जरूर दें आप लोग। इस प्रकार हम लोगों का आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।